बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं नोटबंदी या इसको हम विमुद्रीकरण भी कहते हैं। ये नोटबंदी शब्द है आपने ज़रूर सुना है क्योंकि जब आप कक्षा 8वीं में रहे होंगे तब नोटबंदी हुई थी। और आज के टॉपिक समझने के पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मैडम आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कब बताएंगे? अभी आपकी परीक्षा में 3 महीने का समय है। अभी आप सभी विषय का डिटेल में पढ़ाई करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए अभी हमको बहुत समय है। दूसरी बात है कि अभी बोर्ड के द्वारा पेपर का जो पैटर्न है, उसके बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो जैसे ही हमको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, तभी हम उसके अनुसार प्रश्न तैयार करा सकते हैं। तो उसके लिए आप अभी थोड़े दिन वेट कीजिए। अभी तब तक आप अच्छे से अपने सभी विषय की तैयारी कीजिए। इसके बाद जैसे ही हमको बोर्ड से निर्देश प्राप्त होते हैं कि हमारा पेपर किस पैटर्न में होगा, तब मैं आपको पुनः बताऊंगी कि किस तरह से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। दूसरी बात है कि आज का जो टॉपिक है नोटबंदी। जब ये नोटबंदी हुई थी तब आप छोटे थे, तो शायद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि ये मुद्रा क्यों बंद हो गई या ये नोट चलना क्यों बंद हो गए। तो आपको उस वक्त जो न्यूज़ था, मोदी जी की जो घोषणा थी, आपको शायद याद नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि आप आज वो न्यूज़ की क्लिप देखें, जिससे कि आपको मैं पूरे डाउट आपके क्लियर कर सकूं कि ये आखिर मुद्रा बंद क्यों होती है या नोटबंदी क्यों होती है। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए 500 और 1000 रुपये की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। इस तरह से आपने न्यूज़ में देखा कि किस तरह से मोदी जी ने नोटबंदी के बारे में कहा कि 500 रुपए और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, परंतु कुछ समय तक उनको हम बैंकों के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है विमुद्रीकरण, इसमें हम आज क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा विमुद्रीकरण होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, भारत में विमुद्रीकरण कब-कब हुआ
और इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? विमुद्रीकरण के लाभ क्या हैं? इससे कुछ हानियाँ भी होती होंगी ज़रूर, क्योंकि नोटबंदी से क्या परेशानी होती है, ये तो आपने भी अनुभव किया होगा, या अनुभव नहीं किया है तो आज अपने मम्मी-पापा या भाई से पूछिए कि जब नोटबंदी हुई थी तो उनको क्या-क्या परेशानी हुई थी। यदि आप किसी विषय को इस तरह परिवार के लोगों के साथ यदि डिस्कशन करके पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और आपको भी समझ में आएगा और आपके परिवार को भी अप्रत्यक्ष रूप से अर्थशास्त्र की जानकारी हो जाएगी। अंत में हम निष्कर्ष भी इसके बारे में समझेंगे। नोटबंदी या विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत सरकारी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है। किसके तौर पे? कानूनी तौर पे। और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है। इसे हम क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। या हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने नोट हैं वो बंद हो जाते हैं और पुराने नोटों के बदले में सरकार हमें नए नोट देती है। यही कहलाता है नोटबंदी। विमुद्रीकरण के बाद पुरानी मुद्रा या नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती। वो केवल क्या रह जाते हैं? कागज के टुकड़े। सरकार पुराने नोटों को बैंकों से बदलने के लिए लोगों को समय दिया जाता है ताकि वह अमान्य हो चुके पुराने नोटों को बदल सके। नोटबंदी का मतलब ये नहीं है कि अब ये जो 500 रुपए का नोट है इसको हम फेंक दें या ये कागज बन गया है। इस 500 रुपए के नोट को हम बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं और बैंक में जमा करने से हमको नया जो सरकार 500 का नोट है वो हमको दे देगी। तो इस तरह से ये कागज का टुकड़ा नहीं है, बस ये 500 रुपए की कोई कीमत नहीं रह गई है। अब ये बाजार में प्रचलन से ये बाहर हो चुका है। परंतु हम इस 500 रुपए के बदले में नया 500 रुपए का नोट सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। यही है नोटबंदी। नोटबंदी की यदि हम विमुद्रीकरण की परिभाषा देखें तो विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू कर देती है। यानी जो पुराने नोट है उसको बंद कर देती है, उसके बदले में नए नोट ले आती है। आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय है विमुद्रीकरण का ये कौन करता है? ये जो निर्णय करता है वो सरकार करती है। सरकार तो निर्णय करती है, परंतु सरकार के निर्णय में जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है? वो होती है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई की क्यों होती है? क्योंकि यही हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक क्या करता है? ये नए नोट छापने का तो काम करता है, परंतु इस समय में कि जब सरकार ने नोटबंदी कर दी है, तो पुराने नोटों को जमा करके नई मुद्रा का सृजन करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो पुराने नोट हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये भी हमारे से वापस बैंक के पास जाते हैं और बदले में आरबीआई हमको उतने रुपए उपलब्ध कराता है। भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास क्या है या हमारे देश में कब-कब विमुद्रीकरण हुआ है, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो अभी हमने न्यूज़ में देखा, तो क्या उस वक़्त ही केवल नोटबंदी हुई थी? नहीं, इसके पहले भी हमारे देश में नोटबंदी हो चुकी है। सबसे पहले जो हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, वो हुई थी 1946 में। हमारा देश तो आज़ाद 1947 में हुआ था, परंतु स्वतंत्रता के पहले अंग्रेज सरकार ने भी हमारे देश में एक बार विमुद्रीकरण कर चुकी है। उस वक्त कितने रुपए के नोट बंद हुए थे? 500 रुपए, 1000 और 10,000। ये नोट चलते थे। इनको किसने बंद कर दिया था? अंग्रेज सरकार ने। इसके बाद दूसरी बार जब हुआ था, श्री मोरारजी देसाई, इनकी जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने 1978 में भी नोटबंदी की थी। उस वक्त जो 1000 रुपए, 5000 और 10,000 के नोट चलते थे, इनको भी नोटबंदी का काम किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। और वर्तमान में जो नोटबंदी जो अभी आपने न्यूज़ देखा, वो कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। उस वक्त 500 रुपए और 1000 के नोट जो प्रचलन में थे, ये मुद्रा बंद हो गई थी। ज़रूरी नहीं है कि आप तारीख याद रखें कि 8 नवंबर मैंने लिखा है। आपको परीक्षा के लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि सन याद करना ज़रूरी है।
ये वर्तमान में हुआ था, इसीलिए आप याद कर सकते हैं क्योंकि हमारे बुक में भी डिटेल में ये जो वर्तमान वाली विमुद्रीकरण है इसके बारे में ही दिया है, जो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। अभी आपने न्यूज़ में सुना था मोदी जी ने क्या कहा था कि 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से जो 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट विधिग्राह नहीं रहेंगे। विधिग्राह नहीं रहेंगे का मतलब है ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी इसको हम बाजार में नहीं चला सकते। 12 दिसंबर, अच्छा सरकार ने ये भी किया था कि ये मध्य रात्रि से बंद हो गए तो क्या होगा, जनता में अफरा तफरी हो जाएगी, लोग अपना लेन देन कैसे करेंगे। इसके लिए सरकार ने कुछ रियायत बरती थी। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 2016 तक पेट्रोल पंप है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी अदायगी है जैसे टैक्स है या बिजली का बिल है, इनका भुगतान हम पुराने नोटों के रूप में कर सकते थे। इसके बाद 31 दिसंबर 2016 तक का उन्होंने समय दिया था कि हम अपने पुराने नोटों को कहाँ जमा कर सकते हैं, बैंकों में जमा कर सकते हैं और इनके बदले में हम नई मुद्रा ले सकते हैं। और यदि किसी तरह से आप 31 दिसंबर 2016 तक यदि अपने बैंकों में जमा नहीं कर पाए तो आप 31 मार्च 2017 तक घोषणा के सहित आरबीआई के पास अपने पुराने नोटों को जमा कर सकते हैं। तो ये जो नोटबंदी हुई थी ये बहुत लेयर में हुई थी। इसकी विशेषता भी ये है कि सरकार ने धीरे धीरे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और लोग अपनी पुरानी मुद्रा को बैंक के माध्यम से परिवर्तित कर सकें, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। पुरानी नोटबंदी और 2016 की नोटबंदी में बहुत अंतर था। 1946 और 1978 में जब नोटबंदी हुई थी, तब बड़े नोट अधिक जनता के पास नहीं होते थे क्योंकि उस वक्त लोगों की आमदनी इतनी नहीं होती थी। परंतु जब 2016 में लगभग नोटबंदी हुई तो 85% मुद्रा चलन से बाहर हो गई। ऐसे में सरकार के नोटबंदी के फैसले से काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि जितने बैंक है, एटीएम है, इनके बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। आम जनता बहुत परेशान थी। काला धन को सफेद करने के लिए लोग एक बार एक व्यक्ति ही बैंक की लाइन में कई कई बार खड़े हो जाते थे। ऐसे में सरकार ने क्या किया था, सरकार ने अमिट स्याही का उपयोग करने लगे कि एक व्यक्ति एक बार एक दिन में एक ही बार नोट जमा करे। इसके लिए उनके हाथ में उन्होंने क्या लगा दिया था, इंक लगा दिया था। तो इस तरह से 2016 की जो नोटबंदी है कई मायने में बहुत अलग थी पुरानी नोटबंदी की तुलना में। हमारे कौन कौन से नोट चलन से बाहर हुए थे, 500 रुपए का और 1000 रुपए का। ये 2016 में ये जो दोनों नोट हैं ये हमारे प्रचलन से बाहर हो गए थे। आखिर विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों थी? नोटबंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता किसी भी देश को तब पड़ती है जब देश में काला धन की जमाखोरी पर अंकुश लगाना होता है। काला धन क्या होता है? आपको मन में लग रहा होगा कि क्या काले कलर के नोट होते हैं? नहीं, काला धन अवैध तरीके से अर्जित किया जाता है। जैसे कई लोग हैं रिश्वत लेते हैं, काला बाजारी करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं, हवाला कारोबार है। इनके द्वारा जो एकत्रित धन होता है उसे हम क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं। तो काले धन में नियंत्रित करने के लिए भी विमुद्रीकरण किया जाता है। नकली नोटों से अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु, जाली नोट या नकली नोटों से भी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नोटबंदी की जाती है। 2016 से पहले आपने भी कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि नकली नोटों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि बैंक या एटीएम से भी नकली नोट निकलने के समाचार मिलते थे। समाचार पत्र में आते थे कि ये एटीएम से नकली नोट निकला। जांच में ये भी पाया गया कि जो नकली नोट थे वो बिल्कुल असली नोट जैसे थे। तो इस तरह से नकली नोटों को भी बाजार से हटाने के लिए नोटबंदी की जाती है। नगद लेन देन को प्रभावित करने हेतु, नगद लेन देन को प्रभावित करने के उद्देश्य से भी नोटबंदी की जाती है क्योंकि सरकार चाहती है डिजिटल पेमेंट बढ़ जाए। जिससे डिजिटल पेमेंट बढ़ने से क्या फायदा होगा, जितने भी बड़े या छोटे लेन देन होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगा
वो बैंक की नज़र में आ जाएंगे। जब भी हम नेट बैंकिंग करते हैं तो बैंक को पता चल जाता है, जबकि यदि हम लगन नगद लेन देन करते हैं तो उससे डायरेक्टली बैंक को कुछ भी पता नहीं चलता। तो इस तरह से यदि हम जो ट्रांजैक्शन है यदि ऑनलाइन करने लगेंगे तो सारी हमारी गतिविधि पर सरकार की नजर होगी, और जो अवैध कारोबार है, अवैध गतिविधियां, उन पर क्या लग जाएगा? अंकुश लग जाएगा। भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है और आपराधिक गतिविधियों को भी कम करना है तो हम नोटबंदी करते हैं। ज्यादातर अवैध गतिविधियों के लिए बड़े नोट और नकली नोटों का उपयोग होता था। नोटबंदी से ये सभी गतिविधियों पर रोक लग जाती है। काले धन में कमी, इसके जो फायदे हैं वो क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला है काले धन में कमी। विमुद्रीकरण से काले धन में हो रही जो अवैध गतिविधियां हैं उस पर रोक लग जाती है। नकली नोट समाप्त हो जाने पर देश में आर्थिक वृद्धि भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कर वसूली में बढ़ोतरी। सरकार ने विमुद्रीकरण के दौरान राहत देते हुए कहा था कि आप अपने काले धन को का खुलासा करके आप बैंक में जमा कर दीजिए और कर नियम के अनुसार टैक्स चुकाकर अपने धन को वैध संपत्ति बना सकते हैं। इसका ये असर पड़ा कि नोटबंदी के बाद जो टैक्स की वसूली है वो लगभग 15% देश में बढ़ गई थी। काला धन समाप्त होने से हवाला कारोबार, तस्करी है, आतंकवाद है और जितनी आपराधिक गतिविधियां हैं इस पर भी क्या लग जाती है? रोक लग जाती है। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। जब नोट खत्म हो जाएंगे, नोट बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? सरकार क्या करेगी या जनता क्या करेगी? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगेगी, जिससे देश की सभी गतिविधियां सरकार की जानकारी में होती है और अवैध अवैध जो कारोबार है उनमें कमी आती है। बैंकों की कमाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो पैसा घर में रखा था सभी बैंकों के पास आ जाएगा, जिससे बैंक की जो आमदनी है वो क्या हो गई? बढ़ जाएगी। और जब बैंक के पास, आप समझ रहे होंगे कि जब बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा तो वो लोगों को कर्ज भी अधिक देने लगेगी। टैक्स का दायरे में भी वृद्धि हो जाएगी। जो लोग चोरी करके घर में पैसे रख रहे थे या मतलब पैसे इकट्ठा कर रहे थे जो सरकार को नहीं बताना चाहते थे, वो भी बैंक में आके जमा करेंगे तो सरकार को पता चल जाएगा। इस तरह से टैक्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात और हुई थी कि प्रॉपर्टी की कीमत कम हो गई थी। रियल एस्टेट में बहुत गिरावट आ गई थी। इसका कारण ये था कि जो काले धन वाले लोग थे ये घरों को अनाप शनाप कीमत पर खरीदते थे, और जब लोगों के पास काला धन ही नहीं रहा तो लोग घर की कीमत भी बढ़ाना कम कर दिए थे। तो इस तरह से विमुद्रीकरण से बहुत सारे फायदे होते हैं। नोटबंदी से फायदे तो हैं परंतु अनेक नुकसान भी हैं। विमुद्रीकरण से लोगों को बड़े स्तर पर असुविधा होती है। भारत में अधिकतर लेन देन कैसा होता है? नकदी होता, कैश में होता है। अतः अचानक इतने बड़े स्तर में हुए परिवर्तन से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपने भी देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो हर तरफ कितनी परेशानी थी। लोग बैंकों में परेशान हो रहे थे और लोगों को लग रहा था कि अब क्या होगा, कब नए नोट मिलेंगे। तो इस तरह से विमुद्रीकरण से लोगों को असुविधा तो होती है। विमुद्रीकरण से कुछ समय के लिए जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीडीपी मतलब नोटबंदी से क्या होगा? बाजार में कम धन रहेगा। नोटबंदी हो जाएगी तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो खर्च भी क्या करेंगे? कम करेंगे। और कम जब खर्च होगा तो उत्पादन भी कम होगा। उत्पादन कम होगा तो मांग भी कम होगी, और मांग कम होगी तो बाजार भी कैसा हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो जीडीपी है देश की वो कुछ समय के लिए प्रभावित जरूर होगी, या जीडीपी में क्या होगी? गिरावट होगी। इसके अतिरिक्त विमुद्रीकरण से क्या नुकसान हुआ था? पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब विदेशी सैलानी हमारे देश में आते हैं और अचानक से उनको पता चलता है कि उनके पास जो नोट हैं अब वो उपयोग के नहीं हैं,
तो ऐसी स्थिति में पर्यटन उद्योग को भी क्या हुआ था, बहुत अधिक नुकसान हुआ था। जो लोगों ने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि हमको भारत घूमने जाना है और उन्हें पता चला कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत में जो अभी आर्थिक उथल-पुथल चल रही है, नोटबंदी हो गई है, तो ऐसे में वो सभी अब जो अपना प्लान है वो क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। तो इस तरह से विमुद्रीकरण से जो पर्यटन उद्योग है, इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि नोटबंदी से वास्तव में हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। भारत में विमुद्रीकरण अस्थायी तौर पर परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ा। देखिए ये लिखा हुआ अस्थायी तौर पर, यानी इससे परेशानी तो हुई लेकिन थोड़े दिन की हुई। पर सरकार का यह कदम भारत के लोगों और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभकारी है। अभी हमने लाभ देखे थे कि जितना देश का काला धन है या सरकार की आमदनी है, टैक्स लोगों का ज्यादा जमा होने लगा, तो इस तरह का फायदा तो देश को हुआ। परेशानी क्या हुई? थोड़े दिन की परेशानी हुई। विमुद्रीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय तक का फायदा ही लेकर आती है। यानी थोड़े समय के लिए परेशानी होती है, लेकिन उस देश के लिए विमुद्रीकरण अच्छी चीज है। इसका कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र पर नहीं पड़ता। साथ ही साथ यह राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता भी प्रदान करती है। यानी देश को विकसित करने में, देश के विकास करने में विमुद्रीकरण से हमको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस तरह से आपने देखा कि विमुद्रीकरण से हमारे देश को क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या आवश्यकता क्यों होती है आखिर। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि ये भी मैं आपको हर वीडियो में यही कहती हूँ कि हर टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे देश में आखिर अचानक से ये नोटबंदी हुई क्यों थी। और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी नोटबंदी का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। चलिए, थैंक यू।